हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स। एंड इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मोस्टली फ्रॉम 2022. ओके, so without wasting our time, we'll start with our first question. First question states that a lens of refractive index mu has focal length f. When the lens is immersed in liquid of refractive index mu naught, its focal length becomes f naught. Then ठीक है, अब ये फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट है लेंस के, तो यहाँ पे हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे। और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या स्टेट करता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये कब की बात है, जब लेंस कहाँ रखा है, लेंस के आजू बाजू क्या है, एयर है ना। इस तरीके से लेंस है और लेंस के आजू बाजू क्या है, एयर। लेकिन दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि इसी लेंस को हम लोगों ने लिक्विड में इमर्स किया तो उसकी फोकल लेंथ बदल जाती है। तो उस टाइम पे फोकल लेंथ कितनी हो गई, 1/f0 दैट इज म्यू अपॉन म्यू नॉट, है ना। म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब लेंस अपॉन म्यू नॉट यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, जो कि यहाँ पे क्या बोला है, ऐसा इसके आजू बाजू क्या है, लिक्विड है ऐसा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू नॉट माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब हम लोगों को f नॉट की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 1/f अपॉन 1/f0, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो टर्म क्या बचेंगे, म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट माइनस 1। f नॉट ऊपर f नीचे, तो f नॉट अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू माइनस 1 सॉरी म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट ऊपर चला गया तो क्या बन गया, म्यू नॉट म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू माइनस म्यू नॉट। तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर एफ नॉट इज इक्वल टू एफ इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू माइनस म्यू नॉट। ओके, सो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है इसमें से, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो बैठेगा क्या, कोई ऑप्शन बैठेगा वहाँ पे, नहीं, ये म्यू माइनस म्यू नॉट है, म्यू नॉट माइनस 1 है यहाँ पे, है ना। सो देयर इज सम करेक्शन यहाँ पे, है ना, करेक्शन आ जाएगा, सिर्फ इसको चेंज कर दो, ये ऑप्शन डी आ जाएगा फिर, है ना। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, उसमें करेक्शन है। ओके, अब जहाँ से फोटो खींचा है शायद वहाँ पे करेक्शन होगा, मैंने तो चेक नहीं किया, बट आंसर वो आएगा। क्लियर हुआ सबको, सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट व्हेन अ रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पास्ड थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म, है ना, इक्विलैटरल प्रिज्म, एंड इज फाउंड दैट रिफ्रैक्टेड रे इन द ग्लास इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, है ना। यानी क्या बोला है कि एक इक्विलैटरल प्रिज्म है जिसके सभी एंगल 60 डिग्री है, तो जब ये रे ऐसी आई, ये रे ऐसी आके ऐसी बाहर गई, मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, इट इज पैरेलल टू द बेस। हमेशा याद रखो, इक्विलैटरल प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस, ये परफेक्ट कंडीशन है मिनिमम डेविएशन की। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, यानी डायरेक्ट प्रॉब्लम में नहीं बोला है कि मिनिमम डेविएशन हो रहा है, बट तुमको समझना है कि ये दो कंडीशंस मतलब मिनिमम डेविएशन हो रहा है। मिनिमम डेविएशन के लिए आई की वैल्यू ई होती है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1/3 फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ट्वाइस इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, है ना। फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 1/3, उसकी रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है ट्वाइस द साइज, यानी मैग्निफिकेशन कितना है, -2, इन्वर्टेड है इसलिए माइनस, है ना, ट्वाइस है इसलिए 2। अब अपने को u निकालना है, ठीक है, m का फॉर्मूला है f अपॉन f माइनस u, ये शॉर्टकट है, याद होना चाहिए। ओके, ये फॉर्मूले से सॉल्व होंगे तो जल्दी हो जाएगा सीईटी में। तो एक काम करो, नहीं आता तो इसको डब्बा करके रख लो, है ना। -2 इज इक्वल टू 1/3 अपॉन 1/3 माइनस यू। ओके, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो 1/3 माइनस यू इज इक्वल टू
1/3 इंटू -2 विच इज -1/6, u इधर -1/6 इधर, तो 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू u, है ना। 2 किया तो 3/6 इज इक्वल टू u, तो u इज इक्वल टू 1/2 मीटर विच इज 0.5 मीटर, ऑप्शन सी, है ना, सिंपल। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, है ना। यानी u का वैल्यू कितना है -20 सेंटीमीटर और v का वैल्यू कितना है +20 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस देन द इमेज विल। अब इमेज कितने से मूव करेगा, क्या करेगा, ये निकालना है। अब पहले तो इमेज 20 सेंटीमीटर पे था, नया इमेज कहाँ बनेगा ये देखना है, लेकिन उसके पहले फोकल लेंथ निकालना जरूरी है, तो पहले फोकल लेंथ निकालेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/-20, तो 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 विच इज 1/10, तो फोकल लेंथ इज +10 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ आ गया। अब बात करते हैं अपन किसकी, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 15 सेंटीमीटर। अब दूसरे सेकेंड पार्ट में, है ना, सेकेंड पार्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस, यानी -20 का कितना हो गया -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारे पास में +10 सेंटीमीटर है, तो v डैश निकाल लेंगे। फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u डैश, 1/10 is equal to 1/v dash minus 1/-15 which is 1/v dash plus 1/15। ये इधर आ गया तो 1/v dash is equal to 1/10 minus 1/15, LCM 30 है, 3 minus 2 which is 1/30, तो v dash कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। पहली बार इमेज कहाँ बनी थी 20 सेंटीमीटर पे, अभी इमेज बनी 30 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब इमेज मूव्स 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, है ना। पहले 20 पे थी फिर 30 पे बनी, ओके, तो इमेज हो गई 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट, in a optical fiber the refractive index of the core is 1.5 and that of the cladding is 1.42. the critical angle for the core cladding interface of the optical fiber is। अब हमेशा याद रखो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है वो डेंसर मीडियम का है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है वो रेयर मीडियम की है, ओके। और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला याद रखो, IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ये फॉर्मूला। क्योंकि हमेशा याद रखो साइन इनवर्स में न्यूमरेटर छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, और न्यूमरेटर छोटा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का, डिनोमिनेटर बड़ा है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का, ओके। तो साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम कितना 1.42 अपॉन 1.5, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट, an air bubble is seen in a glass slab with refractive index 1.5. When viewed from the one surface with normal incident, it is 5 cm deep. Okay, and when viewed from the opposite surface, it is 3 cm deep. Then the thickness of the slab is. Okay, देखो, जब यहां से देखा तो वो 5 सेंटीमीटर पे दिखा, जब यहां से देखा तो वो 3 सेंटीमीटर पे दिखा, ओके। तो अपने को थिकनेस निकालना है, ठीक है। अब ये याद रखो ये जो दिया हुआ है ये अपने को ऐसा लगा कि वो 3 सेंटीमीटर पे दिखा या 5 सेंटीमीटर पे दिखा, तो ये हो गई इनकी एपरेंट डेप्थ। क्या हो गई ये इसकी एपरेंट डेप्थ। तो पहले केस में रियल डेप्थ निकालेंगे, पहले केस का रियल डेप्थ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय पहला एपरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला है, रियल डेप्थ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय एपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा 1.5 और पहली बार एपरेंट डेप्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। दूसरी बार रियल डेप्थ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय एपरेंट डेप्थ,
1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज 4.5 सेंटीमीटर। तो टोटल थिकनेस इज रियल डेप्थ पहला प्लस रियल डेप्थ दूसरा, यानी इधर से रियल डेप्थ प्लस इधर से रियल डेप्थ, ये हो गया टोटल थिकनेस, यानी 7.5 प्लस 4.5 विच इज 12 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास एंड अगेन ग्लास टू एयर, है ना, एयर से वाटर, ग्लास एंड देन एयर। द रे इमर्सेस यानी इमर्ज आउट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ओके, NaNW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर, वाटर और ग्लास के, करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, देखो शुरुआत कहां से हुई, एयर से ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव एयर से वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाइड बाय वाटर से ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, फिर ग्लास टू एयर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू 1, क्योंकि रे पैरेलल आई मतलब इक्वल टू 1 करना है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन, अब इसमें तो अपने को एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचता है हमारे पास में, ऑप्शन नहीं बचता है कि ये चेक करना है। ओके, तो चलो पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 1 अपॉन ये दोनों टर्म्स, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाइड बाय, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने यहाँ पे म्यू से कर दिया, ये एन कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, अब हमको पता है कि 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको अगर ऊपर भेजना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सो करेक्ट आंसर, पहले ही ऑप्शन करेक्ट बैठ गया यहाँ पे। चलो अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है कि पहले ही ऑप्शन करेक्ट बैठ गया यहाँ पे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। तो इसमें ये कंसेप्ट यूज हुआ और एक ये वाला कंसेप्ट यूज हुआ, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट, a thin prism is first placed in air and then surrounded by water. The ratio of deviation produced by it in two cases is, ठीक है, देखो डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, a ब्रैकेट में म्यू माइनस 1। ठीक है, तो पहले केस में डेविएशन क्या आएगा, a ब्रैकेट में, पहले वो एयर में था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म -1, दूसरे बार वो किधर था, वाटर में था, तो उस केस में म्यू अपॉन म्यू वाटर -1। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2, ए कैंसिल हो गया, तो म्यू -1 अपॉन म्यू डब्ल्यू -1। म्यू कितना है बेटा, ग्लास, वो ग्लास का बना है तो ये म्यू जी आएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा ये 3/2 -1। अब ये कितना आएगा, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू 3/2, उल्टा किए तो वाटर का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 -1। 3/2 -1 इज 1/2, ये कितना हो गया बेटा 9/8 -1, तो 1/2 अपॉन 1/8 विच इज 8/2 विच इज 4/1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। समझाना सबको। नेक्स्ट, a vessel of depth 2d centimeter is half filled with liquid of refractive index μ1 and upper half filled with liquid of refractive index μ2. Apparent depth as seen normally is, तो total apparent depth is equal to पहला apparent depth प्लस दूसरा apparent depth। अब पहले बार में total depth कितना है 2d। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि आधा एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1 और आधा दूसरा लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इसका डेप्थ है d, इसका डेप्थ है d, है ना, तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे
एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, d अपॉन μ1 प्लस d अपॉन μ2, कॉमन निकला d, ब्रैकेट में 1 अपॉन μ1 प्लस 1 अपॉन μ2. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ओके, next, a ray of light from denser medium strikes rarer medium at an angle of incidence I. The reflected ray and the refracted ray makes an angle of 90 degree with each other. The angle of refraction and angle of reflection are r and r dash. The critical angle is. Okay, अब यहाँ पे क्या बोला है? एंगल ऑफ इंसिडेंस I है. ओके, क्लियर? अब इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना? तो हम लोगों ने एक ब्रूस्टर लॉ देखा था वेव ऑप्टिक्स में, तो वहां से एक सीधा सीधा फॉर्मूला निकला था tan I इज इक्वल टू म्यू, लेकिन I इज इक्वल टू आर होता है, तो tan R इज इक्वल टू म्यू आ जाएगा. ये कंडीशन अपन ने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ी है ना? वेव ऑप्टिक्स के कंसेप्ट में पढ़ी थे ब्रूस्टर में. उसमें भी सेम था कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए tan IP इज इक्वल टू म्यू, इसको पोलराइजिंग एंगल बोलते थे वहां पे. ठीक है, लेकिन IR है तो ये ठीक है, समझ में. अब क्रिटिकल एंगल निकालना है. अब हमको पता है साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, यानी 1 अपॉन tan R, यानी कितना है? cot R. तो IC कितना होगा? साइन उधर चला गया, साइन इनवर्स cot R. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सिंपल था ना ये? देन an equiconvex lens has radius of curvature r. The refractive index of the material of the lens when numerical value of r and focal length f r same is, है ना? r same is, है ना? देखो, हमको पता है फोकल लेंस इक्विकॉन्वेक्स के लिए f इज इक्वल टू r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1 होता है. ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, मतलब f की वैल्यू r के जितनी है ना? यानी f की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? r. न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ r एंड फोकल लेंथ आर सेम, है ना? यानी f इज इक्वल टू r है, 2 इंटू म्यू माइनस 1, कैंसल, ये इधर चला गया, 2 इंटू म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2 से डिवाइड किया तो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, 1 माइनस 1 उधर चला गया तो प्लस 1, 1 प्लस 1/2 3/2, मतलब 1.5. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 1.5, ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट, एन ऑप्टिकल फाइबर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अ थिन ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल कोर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यानी अंदर है कोर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1, और बाहर है क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. ठीक है, देन अब हमको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर में TIR होना चाहिए. TIR हमेशा डेंसर टू रेयरर के लिए होता है, मतलब ये जो कोर है ना, और ये क्या है? क्लैडिंग. तो इसका मतलब ये है कि कोर जो है ये डेंसर होना चाहिए, और जो क्लैडिंग है वो रेयरर होना चाहिए, तब जाके ही तो लाइट जो अंदर गिरेगा इसके वो रिफ्लेक्ट होके अंदर अंदर जाते जाएगा. समझ में आएगा? इसको सामने से देखा तो ऐसा है, बाजू से देखा तो ये ऐसा आएगा. ये है कोर और ये है क्लैडिंग. ठीक है, क्लैडिंग, लाइट ये ऐसा आता है, तो हम चाहते कि वो रिफ्लेक्ट हो यहाँ पे. समझ में आया क्या? तो इसका मतलब ये डेंसर होना चाहिए, ये रेयरर होना चाहिए, और जिसका जो डेंसर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लैडिंग से ज्यादा होना चाहिए. सो μ2 इज लेस देन μ1, μ2 इज स्लाइटली लेस देन μ1. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था. क्वेश्चन नंबर 13, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज n, द इंसिडेंस एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव एंगल. रिफ्रैक्टिव एंगल मतलब I जो है ये 2r है, तो r कितना हो गया? I/2. एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है. ओके, नाउ n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन r होता है, स्नेल्स लॉ. साइन I अपॉन साइन
r यानी कितना I/2, तो n इज इक्वल टू, अब हमको पता है साइन थीटा इज 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। मैथ्स के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, तो साइन I के जगह लिखेंगे 2 साइन I/2 इंटू कॉस I/2 अपॉन साइन I/2, कैंसल, ये इधर आ गया, तो n/2 इज कॉस I/2, कॉस इधर चला गया तो कॉस इनवर्स n/2 इज I/2, 2 इधर आके चिपक गया, तो I इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स n/2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, है ना। A convex lens A of focal length 20 cm and a concave lens of B of focal length 56 cm are kept along the same axis with distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as parallel beam, then the magnitude of distance d in centimeter is. ठीक है, देखो कंसेप्ट समझाता हूँ। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये एक कॉन्केव लेंस है, ठीक है। इनमें दूरी कितना है d, ओके। अब पहली बार रे ऑफ लाइट ऐसी आई, इधर से आई, यहाँ पे कॉन्वर्ज हुई, फिर यहाँ से ये रेस वापस से पैरेलल निकल गई, ठीक है। इन्होंने ऐसा बोला है। अब ये पहला लेंस है तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात। अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए रेस कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी, और फोकल लेंथ कितना है उसका 20 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस कितना आएगा निकालेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी कितना है 0, तो v का वैल्यू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी इमेज कहीं तो यहाँ पे बनी 20 सेंटीमीटर पे, ओके। अब कॉन्केव लेंस की बात, कॉन्केव लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस जो आएगा, है ना, कॉन्केव लेंस के लिए हमको जो इमेज डिस्टेंस लेना है, जस्ट लेट मी चेक, है ना, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये देखो d है, उसमें से यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर पे बना, तो u का वैल्यू लेना पड़ेगा अपने को माइनस ऑफ d माइनस 20। फोकल लेंथ कितना है इसका 56 सेंटीमीटर, लेकिन कॉन्वेक्स है इसलिए माइनस लेना पड़ेगा, ओके। और रेस क्योंकि पैरेलल होके निकली है ना, तो इमेज कहाँ पे बनेंगी इन्फिनिटी पे, क्योंकि पैरेलल रेस कहाँ जाके मीट करेंगे इन्फिनिटी पे। सॉल्व करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/-56 इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी माइनस 1/ माइनस d बाय माइनस 20, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 माइनस 1/56 इज इक्वल टू प्लस 1/d माइनस 20, उल्टा कर दो, माइनस 56 इज इक्वल टू d माइनस 20, तो d इज इक्वल टू माइनस 56 प्लस 20 माइनस 36 सेंटीमीटर, है ना। सो माइनस आया क्योंकि डिस्टेंस इधर मेजर किया अपन ने कॉन्वेक्स लेंस से, इसलिए माइनस आया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, है ना। वो माइनस आया क्योंकि अपन इधर मेजर कर रहे थे ना, कॉन्केव लेंस के लिए ये डिस्टेंस इज नेगेटिव है, ओके। सो ये था हमारा क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14, ओके। समझा सबको। नेक्स्ट, अ कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड whose refractive index is equal to the refractive index of the material, lens material, then its focal length is, okay, 1/f is equal to refractive index of lens upon refractive index of liquid minus 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, सब्सटीट्यूट किया तो 1/f इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 विच कम्स आउट टू बी 0, तो फोकल लेंथ कितना हो गया इन्फिनिटी। और वैसे भी याद रख लो कि जब लेंस के आजू बाजू जो मीडियम है ना, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाता है,
मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाता है तो वैसे भी इट बिहेव्स लाइक अ ग्लास स्लैब, है ना, और ग्लास स्लैब का फोकल लेंथ होता है इंफिनिटी। याद रखो, ये कंसेप्ट है, याद कर लो, है ना। नेक्स्ट, a double convex lens made of glass has both radii of curvature of magnitude 20 centimeter. Incident rays parallel to the axis of the lens will converge to a point at a distance L. देखो मेरे को एक बात बताओ, जो रेस पैरेलल आती है कॉन्वेक्स लेंस को, वो कॉन्वर्ज कहाँ पे होती है? फोकस पे होती है। तो ये एक्चुअली ये फोकस है ना, फोकस है। तुमको एल निकालना है, मतलब तुमको क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? r अपॉन 2 ब्रैकेट में म्यू माइनस 1, है ना। अब r कितना है? 20 अपॉन 2 इंटू 1.5 माइनस 1, 2 इंटू 2 20 अपॉन 2 इंटू 0.5, तो आंसर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, चलो नेक्स्ट, द क्रिटिकल एंगल इज थीटा फॉर अ लाइट गोइंग फ्रॉम P टू Q, है ना। P टू Q जा रहा है, मतलब P हमारा डेंसर है, Q हमारा रेयरर है, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम P इज Vp एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम Q इज देन, क्रिटिकल एंगल दिया है। अब हमको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे आएगा म्यू Q अपॉन म्यू P। अब हमको ये भी पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इन मीडियम, तो हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ P अपॉन वेलोसिटी ऑफ Q, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो VQ इधर आ जाएगा, साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो VQ कितना हो जाएगा? VP अपॉन साइन थीटा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप let u0 and v0 be the object distance and the image distance respectively. The objective of focal length f0 magnifies a tiny object into real inverted image. The linear magnification of the objective पूछा है सिर्फ, है ना। ऑब्जेक्टिव सिंपल लेंस है ना, इट इज सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन क्या होता है? f अपॉन f माइनस यू। अब फोकल लेंथ कितनी है? f0, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रहेगा? माइनस u0, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो f इज इक्वल टू f0 अपॉन f0 प्लस u0। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास इज √3 इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। म्यू का वैल्यू कितना है? √3 एंड a इज इक्वल टू डेल्टा m, then the angle of prism is, okay. Now refractive index is sin a plus delta m upon 2 upon sin a by 2, ठीक है। √3 is equal to sin a plus delta m by 2, यानी a plus a by 2 twice a by 2 upon sin a by 2, ठीक है। कैंसल। साइन ए को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, कैंसल। ये 2 नीचे आ गया, तो √3 बाई 2 इज कॉस a बाई 2, कॉस इधर गया, है ना, तो a बाई 2 इज इक्वल टू कॉस की कौन सी वैल्यू? √3 बाई 2, 30 डिग्री, है ना। तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इज 60 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप produces a magnification of 24. The focal length of eyepiece is 5 cm. The final image is formed at least distance of distinct vision. The magnification produced by the objective is, है ना। बेटा टोटल मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव प्लस आईपीस का, ऑब्जेक्टिव इंटू आईपीस का मैग्निफिकेशन, सॉरी ऑब्जेक्टिव इंटू आईपीस का मैग्निफिकेशन, है ना। और क्योंकि फाइनल इमेज फॉर्म बाय आईपीस इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो इसको लिखेंगे 1 + d/fe,
अब टोटल मैग्निफिकेशन कितना है 24, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव निकालना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन 25 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ आई पी इसका 5 सेंटीमीटर है, ये हो गया 5। तो 24 इज इक्वल टू एम नॉट इंटू 1 + 5 इज 6, तो व्हाट इज एम नॉट 24/6 मतलब 4। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The refractive angle of a glass prism is 30 degree. A ray is incident on one of the faces perpendicular to it. Refractive angle of glass prism यानी A का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, ठीक है। A ray is incident on one of the faces perpendicular to it, यानी ग्लास प्रिज्म के एक फेस पे रे परपेंडिकुलर आए। हमेशा याद रखो जब रे परपेंडिकुलर आते हैं इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, तो I का वैल्यू 0 आएगा। अब I का वैल्यू 0 है तो R1 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, पहला रिफ्रैक्टिव एंगल है ना। द एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो इट इज E - R2, यानी अपने को E भी चाहिए और R2 भी चाहिए। तो पहले निकालेंगे R2, ये फॉर्मूला है डेविएशन का। तो A इज इक्वल टू R1 + R2। A कितना है बेटा 30 डिग्री इज इक्वल टू 0 + R2, तो R2 का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। R2 का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अब E निकालना है, हमको पता है साइन E इज म्यू टाइम्स साइन R2 है ना। म्यू का वैल्यू कितना है 1.5, साइन R2 का वैल्यू कितना है 30, 1.5 साइन 30 कितना है 1/2, तो साइन E कितना हो गया 0.75, तो E कितना हो जाएगा। अब 0.75 हमको पता है, देखो साइन 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री जो है ये 0.7 है, तो 0.7 से ज़्यादा है ना, 0.75 है, तो ये जो E की वैल्यू आती है वो आती है 48.6 डिग्री आती है ना, 48.6 डिग्री। ओके, तो अपने को निकालना है डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन कितना है E - R R2, 48.6 - 30 विच इज 18.6 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट इसका वैल्यू निकालना है μ12 इंटू μ23 इंटू μ34 इज इक्वल टू, देखो इसको क्या लिखेंगे μ1/μ2, जो सामने वाला नंबर है वो ऊपर आएगा, जो पीछे वाला नंबर है वो नीचे आएगा। सामने वाला नंबर ऊपर जाएगा, पीछे वाला नंबर नीचे जाएगा, सामने वाला नंबर ऊपर जाएगा, पीछे वाला नंबर नीचे जाएगा। ओके, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो इट इज μ1/μ4, μ1/μ4 यानी μ1/μ41। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, है ना, क्लियर। या फिर μ14 ऐसा, एक तो 1/μ41 बोल लो या फिर μ414 बोल दो। समझ में आया सबको। When final image is formed at distance of distinct vision from the eye, the magnifying power of the simple microscope is 1 + d/f, सिंपल फॉर्मूला है ना इसका 1 + d/f। और अगर इमेज कहाँ बनी है इन्फिनिटी पे तो मैग्निफिकेशन इज d/f, ये याद रखो। फाइनल इमेज कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी तो मैग्निफिकेशन d/f। ओके, द इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो सिंपल एक लेंस के जैसे एक्ट करता है जो इमेज को मैग्नीफाई करता है, लेकिन क्योंकि वो एक सिंपल लेंस के जैसे एक्ट कर रहा है तो वो हमेशा रियल इमेज बना रहा है। ऑब्जेक्टिव जो है वो हमेशा रियल इमेज बनाता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज रियल एंड मैग्नीफाइड। ओके, वो रियल इमेज भी बनाता है और वो मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 25th। A glass convex lens is of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if focal length is to be 20 cm? Focal length is equal to r/2 into μ-1। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ये सब इधर गया तो 2 into f ब्रैकेट में μ-1।
फोकल लेंथ कितना 20, म्यू कितना 1.55 -1, तो ये कितना हो गया 40 इंटू 0.55, इसको सॉल्व किया तो 22 सेंटीमीटर आता है ना। A beam of white light is partially reflected and partially refracted from a surface. The angle between the reflected ray and the refracted ray is 90 degree. Okay, यानी यहाँ पे भी mu is equal to tan of I आता है ना, tan of I आता है. Okay, now the angle of incidence must be okay. तो यहाँ पे mu is equal to tan I आता है. Now all we need to do is we have to calculate I, simply I निकालना है. Okay, simply I निकालने का कंसेप्ट है, म्यू निकालने का नहीं है. हाँ, तो यहाँ पे R प्लस R डैश यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री है. ठीक है, रिफ्रैक्शन का एंगल कितना 30 डिग्री दिया है, ये जरूरत नहीं है. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है ये रिफ्रैक्शन है, तो ये 60 डिग्री हो गया. लेकिन I इज इक्वल टू R होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो I की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री. आंसर बी. अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछते थे तो फिर ये कंसेप्ट यूज करते थे, म्यू इज इक्वल टू tan I यानी tan 60 यानी √3. ओके, सेम ये कंसेप्ट तो ऑलरेडी हुआ है, पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था. अ बबल इन अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड अपीयर्स एट 5 सेंटीमीटर एंड एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर साइड. थिकनेस चलो वापस एक बार सॉल्व कर लेते हैं. थिकनेस इज रियल डेप्थ पहले का प्लस रियल डेप्थ दूसरे का. पहले का रियल डेप्थ यानी म्यू इंटू एपरेंट डेप्थ पहले का प्लस म्यू इंटू एपरेंट डेप्थ दूसरे का. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 इंटू 5 प्लस 1.5 इंटू 2, 7.5 प्लस 3 विच इज 10.5 सेंटीमीटर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ टू थिन लेंसेज हैव अ कंबाइंड पावर ऑफ 9 डायोप्टर्स. ओके, कंबाइंड पावर यानी P1 प्लस P2 दोनों का मिला के पावर कितना है 9 डायोप्टर्स प्लस 9. ओके, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, D का वैल्यू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, देन देयर इक्विवेलेंट पावर इज P इज इक्वल टू 27 by 5 डायोप्टर्स. द पावर इन डायोप्टर्स इज रिस्पेक्टिवली यानी P1 P2 की वैल्यू निकालना है. देखो दो लेंस सेपरेटेड है और उनका पावर निकालना है. फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1/f2. ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखो जब पावर डायोप्टर्स में गिनते तो डिस्टेंस होना चाहिए मीटर में, है ना. तो 0.2 आएगा, अपन 0.2 लिखेंगे. 1/f इज P, 1/f1 कितना है P1, 1/f2 कितना है P2 माइनस D 0.2 P1 P2. तो 27/5 इज इक्वल टू 9 माइनस 0.2 P1 इंटू P2 कितना आएगा बेटा, यहाँ से P2 कितना लिख दूँ मैं 9 माइनस P1 लिख डालते हैं, 9 माइनस P1. ठीक है, क्लियर विद दिस. ओके, अब एक काम करते हैं, इसको 0.2 को 1/5 लिख देते, समझा दूंगा कारण. 9 माइनस 0.2 यानी क्या है 1/5, तो ये हो गया P1/5 इंटू 9 माइनस P1. अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो कितना आ जाएगा 27 इक्वल टू 45 माइनस 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 45 P1 इंटू 9 माइनस P1, है ना. तो 27 इज इक्वल टू 45 माइनस 9 P1 प्लस P1 स्क्वायर, ये इधर आ गया, तो P1 स्क्वायर माइनस 9 P1 प्लस 45 माइनस 27 इज 18 इक्वल टू 0. अब 18 के ऐसे फैक्टर्स जिनकी सम -9 आती है तो वो -6 -3 है, मतलब P1 माइनस 3 P1 माइनस 6 इक्वल टू 0. यानी एक तो P1 की वैल्यू 3 डायोप्टर्स है, नहीं तो P1 की वैल्यू 6 डायोप्टर्स है. जब P1 की 3 डायोप्टर्स वैल्यू है तो ये इस इक्वेशन में डाला
तो P2 की वैल्यू आ जाएंगे 6 डायोप्टर्स और यहाँ P2 की वैल्यू आ जाएंगे 3 डायोप्टर्स। तो करेक्ट आंसर इज 3,6 ऑप्शन ए। ओके 29th, to a bird in air a fish in water appears to be at 30 सेंटीमीटर, मतलब उसको लग रहा है कि वो 30 सेंटीमीटर पे, तो मतलब वो है apparent depth, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, रियल डेप्थ पूछा है, रियल डेप्थ इज म्यू टाइम्स apparent डेप्थ 4/3 इंटू 30, 3 10 तो 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके क्वेश्चन नंबर 30, a ray of light is incident normally on a glass slab of thickness 5 centimeter and refractive index 1.6. The time taken by a light from a source to the surface of the slab is same as to travel through a slab, glass slab, है ना। यानी देखो यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, वो ग्लास स्लैब में गया जिसका थिकनेस कितना था टी, है ना, थिकनेस कितना था टी। तो यहाँ से थिकनेस लेट अस से टी बोलेंगे क्या, नहीं इसको डी बोल देंगे, थिकनेस कितना है डी, ये दूरी है एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा T1 उतना ही टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में T2, यानी T1 इज इक्वल टू T2 है। ओके क्लियर। अब टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है x जो अपने को निकालना है, सोर्स से लेके स्लैब तक का डिस्टेंस कितना है x अपॉन वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यहाँ पे d अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके ये इधर चला गया तो x इज d इंटू सी ए बाई सी जी। डी यानी क्या उसका थिकनेस, थिकनेस दिया हुआ है कितना 5, लेकिन सी ए बाई सी जी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6, तो आंसर इज 8 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Now, for occurring total internal reflection, which of the following is correct statement? Okay, total internal reflection के लिए हमेशा याद रखो रे ऑफ लाइट को डेंसर से रेयरर में जाना पड़ता है, ये कंडीशन है पहला, और दूसरा कि जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके क्लियर विद दिस। Next, rays from a point source of light situated at a height h below the liquid surface having refractive index mu form a circular patch of liquid of radius r on the surface. The area of the path is, देखो अभी यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है ना, उससे लिक्विड निकला, सॉरी उससे ये रे निकला, वो ऐसा गया, सेम इधर हुआ होगा, ये ऐसा जाके ऐसा निकला, ठीक है। सपोज ये रेडियस है r, ये जो हाइट है ये है h, ठीक है। अब हमको ये एरिया निकालना है, ये जो एरिया है ना, एरिया ये वाला एरिया निकालना है। अब ये एरिया जो निकालेंगे ये पाई r स्क्वायर से, है ना, तो अपने को चाहिए रेडियस, ठीक है। अब तुम ध्यान दो अच्छे से, अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये IC होना चाहिए, ये IC है तो ये भी IC होना चाहिए। तो अब मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ये एंगल कितना है IC, ये कितना है H, ये कितना है R, ठीक है। हमको पता है यहां पे कि tan IC इज इक्वल टू R बाई H, है ना, तो H R कितना हो गया H tan IC, ठीक है, समझा, क्लियर है। अब tan IC कैसे निकालेंगे, देखो हमको पता है साइन IC की वैल्यू कितनी होती है 1/μ, ठीक है। तो कॉस IC कितना होगा फिर यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस व्हाट इज कॉस थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/μ स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो रूट के अंदर म्यू स्क्वायर माइनस 1/μ आएगा, ये सब्सटीट्यूट करो तो R इज इक्वल टू H रूट के अंदर म्यू स्क्वायर माइनस 1/μ। समझ में आया, क्लियर।
नहीं सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये तो कॉस आई सी आए ना, हमको निकालना है tan आई सी। tan आई सी कितना, sin आई सी अपॉन कॉस आई सी, तो ये आ जाएगा 1/√μ² - 1। तो सब्सटीट्यूट किया r इज इक्वल टू h/√μ² - 1। ये उठा के यहाँ रखेंगे तो एरिया कितना आएगा, पाई r² यानी पाई h² अपॉन μ² - 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, समझा? बट फॉर दिस आई वुड सजेस्ट कि इसको एज अ फॉर्मूला, एज अ कंसेप्ट इसको याद कर लो। ओके, which of the following statement is not the property of light? Light has finite speed, correct, 3 × 10⁸ meter per second. Light can travel through vacuum, this is also correct because it is electromagnetic, transverse electromagnetic wave. Light involves transportation of energy, हाँ क्योंकि वो फोटोन से बना है, photons are nothing but energy packet. Light requires material medium, नहीं ये गलत है। Light can travel through vacuum, light can travel through medium, ऐसा जरूरी नहीं कि medium चाहिए ही, अगर मीडियम नहीं भी रहा तो इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि वो गलत है, तुमको गलत पूछा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड देन वाटर कॉलम। द नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 4 सेंटीमीटर इज सेम एज इन वाटर कॉलम ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। यानी जितने वेव्स ग्लास स्लैब में हैं उतने ही वेव्स वाटर कॉलम में है। If refractive index of glass is 5/3, then refractive index of water is, इसका शॉर्टकट बताऊंगा। refractive index of glass into thickness of glass is refractive index of water into thickness of water. What is refractive index of glass? 5/3. thickness of glass 4. refractive index of water निकालना है ना, और वाटर कॉलम का हाइट कितना है, 5। ठीक है, 5 कैंसल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस थे ऑप्टिक्स पे बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चंस जो 2022 के PYQs है वो डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय एवरीवन।